हाय एवरीवन। मैं जिया मिश्रा। जो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया था पटवारी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट हम जो कर रहे हैं रिवीजन के लिए और अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है मेरा। आई होप आप लोग सारे वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो प्लीज़ आप अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट किया करें। और जो भी आपको कोई टॉपिक में या कुछ क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज़ वो कमेंट करें मुझे, ताकि मुझे और चीज़ें समझ में आए कि मुझे कितना अच्छे से चीज़ें और आपको एक्सप्लेन करना है, प्रेजेंट करना है। तो ये हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें अपने व्यूज़, और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छे से चीज़ों को और अच्छे वे में इंग्लिश के जो भी आपके डाउट्स हैं क्लियर करूँ। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, अ सेंटेंस हैज़ 4 पार्ट्स, रीअरेंज द गिवन पार्ट्स सो एज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमको इसको जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमको इसको अरेंज कर कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करना है। तो देखते हैं कहाँ से होगा। देखिए ऑप्शन में हमको बी ऑप्शन बी सब में दिया हुआ है, तो मतलब बी से ही स्टार्टिंग होना है, ये तो कंफर्म हो गया। तो लेट्स सी। नॉन फिक्शन इज वर्चुअली एवरी एवरीथिंग दैट, ये फर्स्ट ये हो गया। इसके बाद कौन सा कनेक्ट हो सकता है, नॉट कम अंडर द कैटेगरीज, ये तो हो नहीं सकता ए वाला। शॉर्ट स्टोरी, प्ले और पोएम, ये कनेक्ट हो नहीं रहा। फिर बचेगा डी वाला। नॉन फिक्शन इज वर्चुअली एवरीथिंग दैट वी रीड एज लिटरेचर बट दैट डज नॉट कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ नॉवल। मतलब जो हम नॉन फिक्शनल जो भी चीज़ें हम रीड करते हैं वो एज अ लिटरेचर हम उसको रीड करते हैं, बट वो किस कैटेगरी में नहीं आती, नॉवेल्स की कैटेगरीज में नहीं आते हैं। और शॉर्ट स्टोरी, प्ले और पोएम की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं फिक्शंस। ओके, तो दिस वन इज द राइट वन, यही इसका सीक्वेंस सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate option to substitute the bracket segment in a given sentence. If no substitution is required, select no correction required. क्वेश्चन है, द नीड फॉर सोशल कॉन्टेक्ट बिगिंस अर्ली एंड ग्रोज इन सफोस्टिकेशन एंड स्पेसिफिक एज वी मैच्योर। तो जो ब्रैकेट पार्ट में दिया हुआ है हमें हमें उसको देखना है, ये करेक्ट है या हमें इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। द नीड फॉर सोशल कॉन्टेक्ट बिगिंस अर्ली एंड ग्रोज इन सफोस्टिकेशन एंड स्पेसिफिक एज वी मैच्योर। सोशल कॉन्टेक्ट की जो नीड है, ज़रूरत है, वो पहले से ही मतलब चाहिए थी हमको, और ग्रो होती गई है ना इन सफोस्टिकेशन, मतलब इन वेल मैनर्ड, और एंड स्पेसिफिक एज वी मैच्योर। तो देखिए यहाँ पे सफोस्टिकेशन एज अ नाउन यूज हुआ है और यहाँ पे एंड पुट किया है। जब भी दो चीज़ें एक एक उसमें कंपैरिजन में एंड या और से ली जाती हैं, कंसिडर की जाती हैं, तो हमें दोनों को सेम रखना पड़ता है। अगर यहाँ पे वर्ब दिया है तो यहाँ पे भी वर्ब आएगा, एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव आएगा। कंपैरिजन हमेशा सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिकेशन हमको कहीं दिया नहीं हुआ है लेकिन स्पेसिफिसिटी दिया हुआ है, तो ये भी एक नाउन फॉर्म होता है, तो नाउन फॉर्म में कंसिडर करेंगे हम। द नीड फॉर सोशल कॉन्टेक्ट बिगिंस अर्ली एंड ग्रोज इन सफोस्टिकेशन एंड स्पेसिफिसिटी एज वी मैच्योर। तो दिस वन इज द राइट वन। बाकी होंगे नहीं, क्योंकि देखिए इसमें ये नाउन फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव फॉर्म में दिए हुए हैं। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमको यहाँ पे स्पेलिंग चेक करना है, तो स्पेलिंग होगा रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन का करेक्ट स्पेलिंग यही होता है, बाकी सब रॉन्ग दिया हुआ है। रिकंसिलेशन का मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना, है ना, दो लोगों के बीच में या दो पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, या आप कह सकते हैं एग्रीमेंट होना दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में, तो है ना, यूनियन होना, एक एक होना, है ना। ये उसका कहना चाहिए, आप सिनोनिम हो जाएंगे या मीनिंग हो जाएगा। रिकंसिलेशन मतलब री मतलब फिर से, कंसील मतलब कंसिलेशन मतलब फिर से जुड़ना, है ना, एक होना, ज्वाइन होना। तो यहाँ पे यूनियन,
कॉम्प्रोमाइज, एग्रीमेंट, जुड़ एक फॉर्म में जुड़ रहे हैं किसी भी वे में, तो रिकन्सिलेशन का मीनिंग ये होता है और यही इसकी सही स्पेलिंग है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग चेक करना है हमें। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग यही सही होता है, दिस वन इज द राइट वन। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो ऑफिशियल है, डिपार्टमेंटल है, नौकरशाही है ना, नौकरशाही है मतलब अंडर द अथॉरिटी है, गवर्नमेंटल है, ऑफिशियल है ना, उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स, या ब्यूरो जो उसमें काम करते हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, और जो चीज़ होती है उसको पूरा सिस्टम को ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा स्पेलिंग गलत दिया हुआ है हमें ये फाइंड करना है। तो ह्यूमैनिटेरियम, ह्यूमैनिटेरियन होता है, इन्होंने क्या किया, लास्ट में जो यू एन दिया हुआ है, यहाँ पे यू एन नहीं होता है, यू एन नहीं होगा, यहाँ पे ए एन होना चाहिए लास्ट में, ये जो है आर आई ए एन होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ऐसा होता है, तो दिस वन इज द रॉन्ग वन। बाकी ये इसका सही आंसर होगा। हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, कोई इंसान है ना जो आपसे कैसा बिहेवियर है उसका, आपसे फ्रेंडली हो, काइंड हो, है ना, अच्छे से बिहेव करे आपसे फ्रेंडली वे में, ये हॉस्पिटेबल होता है। हॉस्टाइल मतलब होता है झगड़ालू, या कहना चाहिए दुश्मनी टाइप, या थोड़ा सा अच्छे से व्यवहार नहीं करना आपसे ना, अनफ्रेंडली वे में बात करना, रूडली बात करना, है ना, अनफ्रेंडली वे में बात करना, रूडली बात करना, तो ये हॉस्टाइल का हो जाएगा। और हेस्टन मतलब होता है, हेस्टली बोलते हैं ना, डोंट डू थिंग्स हेस्टली, हेस्टली या हेस्टन ये मतलब होता है जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, कोई भी चीज़ जल्दी 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 ना करें, थोड़ा सा पॉज लेके उसको करना चाहिए। तो हेस्टन मतलब होता है जल्दी में कोई चीज़ करना, बहुत तेज़ी में करना। ओके, तो ये वर्ड्स आप याद रखें क्योंकि ऐसे ही वर्ड्स फॉर्म होते हैं, एंटोनिम सिनोनिम के लिए पूछ लिए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the following question, a sentence has been given in direct and indirect speech. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in indirect and direct. पहले तो हमें देखना है किसमें हमें गिवन है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। जैकब सैड आई मे गो टू स्विट्जरलैंड नेक्स्ट वीक, तो ये हमें डायरेक्ट में दिया हुआ है, इसको हम इनडायरेक्ट फॉर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैकब सैड आई मे गो, यहाँ पे मे दिया हुआ है, मैंने हमेशा से आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमें वर्ब की फॉर्म देखनी होती है, पहले किस फॉर्म में दिया हुआ है, मे दिया हुआ है तो इसका हमें पास्ट मानना पड़ेगा, है ना, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट में मतलब मे यूज़ किया है, मॉडल वर्ब यूज़ किया है, प्रेजेंट फॉर्म में है वो उसके, तो हम इसका पास्ट क्या बनेंगे, मे का क्या बनेगा, माइट बनता है। ओके, मे का हमेशा पास्ट क्या होता है, माइट होता है। अब ये हमको इसको पास्ट में कन्वर्ट करना होगा, सिंपल उसमें दिया हुआ है तो पास्ट में जाएगा ये। तो हम देखते पहले हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस में हमको माइट कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर नहीं है माइट, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं, तीनों ऑप्शन ओमिट हो गए। अब जो राइट वन है उसको चेक कर लेते हैं कैसे क्या हो रहा है। जैकब सेड दैट ही माइट, सब्जेक्ट आएगा, ही माइट गो टू स्विट्जरलैंड द फॉलोइंग वीक। अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या यूज़ किया जाता है यहाँ पे, द फॉलोइंग, द फॉलोइंग, नेक्स्ट के लिए द फॉलोइंग यूज़ किया जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ओके, दिस वन इज द राइट वन। Now moving to the next question. In the below question, a sentence has been given in direct and indirect speech. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same question in indirect and direct speech. The man angrily asked us what we were talking about. उसने, उस आदमी ने बहुत गुस्से से पूछा हमसे कि what we were talking about, हम किस बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें क्या होता है आप कोई अपनी फीलिंग या भाव को दिखाते हैं, खुश हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, है ना, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो उसमें देखते हैं हम कैसे कन्वर्ट करना है इसको। तो यहाँ पे देखिए वॉट आर यू, यहाँ पे इम्पेरेटिव में ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट में ही ली जाती हैं। What are you talking about? said the man to us angrily.
टू अस एंग्रीली, है ना। ये तो होगा ही नहीं, इज यू होगा नहीं, क्योंकि वॉट इज यू टॉकिंग अबाउट सेड द मैन टू अस एंग्रीली, क्योंकि यहाँ पे यू के साथ इज कंसिडर नहीं किया जाएगा। और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट में और बीन लगा दिया, ये तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अब बच्चे ये दो ऑप्शन, इसमें देखिए, इसमें वर यूज़ किया है, इसमें आर यूज़ किया है। इम्पेरेटिव में हमेशा चीज़ों को एज इट इज़ रखा जाता है। तो व्हाट आर यू, जिस फॉर्म में दिया प्रेजेंट में रखा है हमने इसको, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट सेड द मैन टू अस एंग्रीली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू द इंक्रीज्ड number of layoffs in the industry, the sword of Damocles is always hanging over the employee। तो हमें यहाँ पे इसका मीनिंग देखना है कि कौन सा सूटेबल है। द स्वॉर्ड ऑफ डैमोकल्स, डैमोकल्स स्वॉर्ड मतलब पता है आपको, तलवार होता है ना, तलवार होता है। ऑफ डैमोकल्स मतलब एक हमेशा आपके ऊपर कोई चीज़ का डर बना रहना, थ्रेट बना रहना, है ना। सिर पे मुसीबत या सिर पे कोई आपके परेशानी है या कुछ ऐसी तलवार लटकी हुई है, इस टाइप की इसका सेंस बन रहा है कि आपके सिर पर हमेशा एक तलवार लटकी रहना, है ना, तो उस चीज़ का डर रहना। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ ले ऑफ्स इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों का मतलब इंगेज होने से, द स्वर्ड ऑफ डैमोकल्स इज ऑलवेज हैंगिंग ओवर द एम्प्लॉय। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ के, उनके ऊपर हमेशा क्या बोलना चाहिए, एक तलवार लटकी रहती है कि कभी भी उनको फायर किया जा सकता है जॉब से, कभी भी निकाल दिया जा सकता है। तो इतना वहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर रहता है। तो अ कांस्टेंट थ्रेट, जो हमेशा बना रहे, उनके सिर पर मंडराता रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, in the following question a sentence has been given in active and passive voice, out of the four alternative देखना है हमको, पहले हमें एक्टिव में दिया है या पैसिव में दिया है। आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर पैसिव में दिया होता है तो हमें हमेशा वहाँ पे बाय दिखता है। ओके, बाय हमें दिखेगा। अब देखते हैं, हम चेक करते हैं। तो माई फादर प्रेजेंटेड मी अ न्यू मोटरसाइकिल ऑन माई बर्थडे। अब यहाँ पे हमको ये एक्टिव में दिया है, क्योंकि इसमें हमको बाय मेंशन नहीं है। अब हमें कन्वर्ट इसको किस में करना है, पैसिव में करना है। अब देखते हैं कैसे होगा। पहले देखिए, यहाँ वर्ब की फॉर्म क्या दी हुई है, प्रेजेंटेड मी, मतलब कैसे दी हुई है, पास्ट फॉर्म में दी हुई है। तो एक्टिव पैसिव में जिस वर्ब फॉर्म में दिया रहता है उसी वर्ब फॉर्म में हमें उसको चेंज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैड बीन कर दिया, तो ये तो पास्ट परफेक्ट कर दिया, तो ये वाला तो होगा नहीं, कैंसिल हो गया, ओमिट हो गया। यहाँ पे आई एम प्रेजेंटेड कर दिया, तो ये प्रेजेंट में जा रहा है, आई एम कर दिया तो वो नहीं जाएगा। पास्ट में है तो पास्ट की वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब भी पास्ट में ही जाएगी। आई वॉज प्रेजेंटेड अ न्यू मोटरसाइकिल ऑन माई बर्थडे बाय माई फादर, सो दिस वन इज द राइट वन। और यहाँ पे देखिए फ्यूचर कर दिया है, विल बी प्रेजेंटिंग, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जब भी हम एक्टिव पैसिव में चेंज करते हैं, तो जिस फॉर्म में हमें वर्ब दी गई है उसी फॉर्म का हमको वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को रखना पड़ता है, उसको चेंजेस नहीं करने होते हमें, टेंस हमेशा वही रहेगा। ये चीज़ आप कंसिडर करके चलें तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। और है ना, आप जब भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, तो आप ओमिट करना सीखें कि ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तो आपके इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं सही चूज करने का। A sentence has four parts. Rearrange the given parts so as to form a meaningful sentence. हमको इन चारों को अरेंज कर कर एक नया मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करना है। तो देखते हैं, देखिए ऑप्शन में हमको डी और सी दिया हुआ है ओनली, तो स्टार्टिंग मतलब डी या सी से ही होगी, ए बी से होगी नहीं। रीड करते हैं सी और डी को पहले। किड्स आर क्लेमिंग अ राइट, किस चीज़ का राइट क्लेम कर रहे हैं, हमें कुछ इंट्रो नहीं मिल रहा है यहाँ से, तो हम इसको पुट नहीं कर सकते एज अ फर्स्ट, हमारा इंट्रो के फॉर्म में सेंटेंस नहीं ले सकते इसको। नेक्स्ट है, फ्रॉम कोलंबिया टू पाकिस्तान टू द नीदरलैंड्स, तो इसको हम फर्स्ट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से कोई चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा है वो। फ्रॉम कोलंबिया टू पाकिस्तान टू द नीदरलैंड किड्स आर क्लेमिंग अ राइट, है ना। कोलंबिया से पाकिस्तान और वहाँ से नीदरलैंड से जो भी वहाँ के किड्स हैं, आर क्लेमिंग अ राइट, अपने राइट्स को क्लेम कर रहे हैं, टू क्लीन
एनवायरमेंट एंड समटाइम्स विनिंग, एंड समटाइम्स विनिंग। और उसको मतलब किस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं, किस राइट का, कि टू क्लीन द एनवायरनमेंट, को साफ स्वच्छ रखें, एंड समटाइम्स विनिंग, और वो जीत भी रहे हैं उस चीज़ में। ओके। A sentence has four parts. Rearrange the given parts so as to form a meaningful sentence. A day to celebrate all fathers. What begins as one woman's tribute to her dad and turned into a lifelong mission for, ये चार हमको पार्ट करके दिए हुए हैं, हमको इसको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। अ डे टू सेलिब्रेट ऑल फादर्स, ए वाला देखते हैं पहले। व्हाट बिगैन एज वन वुमेन्स ट्रिब्यूट टू हर डैड इनटू अ लाइफ लॉन्ग मिशन। तो देखिए ए के बाद यहाँ पे डिकनेक्ट किया गया, तो ये वाला तो सेंस बन नहीं रहा इसका। और ये ये पूरा सीक्वेंस में दिया हुआ, तो ये तो होगा नहीं, सीक्वेंस में दिया होता तो फिर वो करेक्शन हमको रीड करने में ही लग जाता, तो वो है नहीं। अब बी से देखना, हमें बी से स्टार्टिंग करते हैं। व्हाट बिगेन एज वन वुमेन्स ट्रिब्यूट टू हर डैड, है ना, टर्न turned into a lifelong mission for a day to celebrate all fathers. This one is the right one। मतलब अपने फादर को, एक जो वुमेन है वो अपने फादर को एक ट्रिब्यूट, एक दिन ऐसा उनके लिए देना चाहती हैं जिसमें वो उनका जो भी लाइफ लॉन्ग उन्होंने किया है उनके लिए, उस डे को एज अ फादर्स के लिए सेलिब्रेट करना चाहती है, एज अ ट्रिब्यूट फॉर देयर फादर, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। In the below question, a sentence is given with a portion bracketed. Choose the best replacement for the bracket portion. Bracket में क्या दिया हुआ है? A foot in the door. I got a foot in the door when the company accepted my application. जब कंपनी ने मेरा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया तो I got a foot in the door. A foot in the door का मतलब होता है कि हमें कोई भी चीज़ में अपॉर्चुनिटी मिलना। अपॉर्चुनिटी मिलने को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मिलने को हम बोलते हैं अ फुट इन द डोर, है ना। तो जब कंपनी ने मेरा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, आई गॉट अ फुट इन द डोर, तो दिस वन इज द राइट वन। नाउ नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ब्रैकेटेड इडियम इन द गिवन सेंटेंसेस। लेट अस हैव ऑल द रेगुलेशन इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ लिखित रूप में होना। लिखित रूप में जैसे कि हम कोई भी चीज़ स्टाम्प में लिखवा रहे हैं, हाँ, या कोई चीज़ हम ऑफिशियल उसको लीगली लिखवा रहे हैं कि भाई ऐसा तुमने कहा है या ये चीज़ ऐसी फॉलो होगी, है। तो वो चीज़ लिखित रूप में होना हमारे पास, उसको बोलते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। लेट अस हैव ऑल द रेगुलेशन, जो भी रेगुलेशंस रूल्स हैं, रेगुलेशन मतलब रूल्स, किस फॉर्म में होना चाहिए? इन रिटर्न फॉर्म में, इन राइटिंग। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब इन रिटर्न फॉर्म में हमारे पास हैं। ओके। Now next is, in the below question, a sentence has been given in direct and indirect speech. Out of the four alternatives, suggest the best expresses indirect and indirect. देखना हमें किस में दिया हुआ है, किस में कन्वर्ट करना है। Let's see. I have worked hard at school this term, said Julian. तो हमें इसको डायरेक्ट में दिया हुआ है, हमको इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। जूलियन सैड दैट, सब में सैड डेट दिया हुआ है, यहाँ तक तो ठीक है। ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे आई हैव वर्क दिया हुआ है, तो किस में दिया हुआ? आई हैव वर्कड, मतलब हैव है और वर्क की थर्ड फॉर्म में वर्कड, तो हमको इसमें ये किस में हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। कन्वर्ट इसको किस में करेंगे हम? पास्ट परफेक्ट में करेंगे।
ठीक है। तो हमेशा हैव का क्या बनता है पास्ट में जाके, हैड बनता है। ओके, तो जूलियन सेड दैट ही हैड वर्कड, यहाँ पे वर्क की थर्ड फॉर्म आ गई, हार्ड एट स्कूल दैट टर्म। दिस का हमेशा क्या होता है यहाँ पे, दैट बन जाता है। तो दिस वन इज द राइट वन। बाकी क्यों नहीं होंगे, ही इज वर्किंग कंटिन्यूस में डाल दिया, ये नहीं होगा। ही हैज वर्क, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट में ही है, प्रेजेंट परफेक्ट का हमको पास्ट में ले जाना पड़ता है, तो ये नहीं होगा। और ही वर्कड यहाँ पे सिर्फ उन्होंने पास्ट में कन्वर्ट किया है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, rearrange the following sentence in their correct order to form a meaningful paragraph। हमको इनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ फॉर्म करना है। पहले तो आप ऑप्शन एक बार नज़र मार दिया करें, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए वाले ज़्यादा हैं और एक डी से स्टार्ट है, तो हमें ए और डी पे पहले फोकस करना है, स्टार्टिंग वहाँ से हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखते हैं, देखिए डी में, ए में क्या है, वी हैव हॉन्टेड डैम। अब डैम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमें पता ही नहीं है ना। डैम डैम यूज हुआ जा रहा है, तो किस चीज़ के लिए हम डैम यूज़ कर रहे हैं हमको पता नहीं है, तो यहाँ से हम इंट्रो नहीं दे सकते। डी से हम देखते हैं, एज द वर्ल्ड स्ट्रगल्स विथ डाइवर्सिटी लॉस, 6 of world's 7 species of sea turtles are considered threatened। और तो यहाँ से हम इंट्रो दे सकते हैं, ये इंट्रो हम दे रहे हैं यहाँ से, है ना। जो भी वर्ल्ड में स्ट्रगल चल रहा है विद डाइवर्सिटी लॉस ऑफ 6 of world's 7 species of sea turtles, समुद्री जो भी टर्टल्स हैं उनके बारे में में बात की जा रही है यहाँ पर। इसके बाद हम उनके लिए डैम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे, we have haunted them, snagged them, hit them with ships and choked them with plastic bags। देन फिर बी से कनेक्ट होगा, द रिस्क फेसिंग द 7th ऑस्ट्रेलिया फ्लैट बैक आर एज क्लियर एंड येट, ये लास्ट में है। और फिर भी क्या रह गया, समहाउ दिस क्रिएचर सर्वाइव्ड आइस एजेस एंड एक्सटिंक्शन, मतलब होता है विलुप्त होना, विलुप्त, कोई भी प्रजाति स्पीसीज की या किसी भी चीज़ की खत्म होती जा रही है, विलुप्त होना। इवेंट दैट वाइप्ड आउट दी डायनासोर्स, जैसे कि डायनासोर का सफाया। यहाँ पे देखिए वाइप्ड आउट का मतलब क्या है, ये फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जो कहीं भी यूज होती हैं, एरर में भी उसमें। तो वाइप्ड आउट का मतलब होता है सफाया कर दिया गया। ओके, सो ये जो दिया हुआ अरेंजमेंट, दिस वन इज द राइट वन। नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वर्ब। अब डायरेक्ट इन्होंने बोला है कि आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, मतलब एक्टिव तो हमें ढूंढना ही नहीं है, मतलब हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, मतलब बाय हमको लगा के फॉर्म करना है, ये हमें अंडरस्टूड है। डू यू अप्रिशिएट क्रिटिकल फीडबैक, क्या आप क्रिटिकल फीडबैक को अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिटिकल फीडबैक, ये कैसा है, एक सिंगुलर वर्ड है क्रिटिकल, है ना। फीडबैक्स एक सिंगुलर चीज़ में ली जा रही है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इज़, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट में यूज़ किया जा रहा है। डू यू, डिड यूज़ नहीं किया उन्होंने, डू यूज़ किया है, मतलब प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ किया। यू के लिए डू यू यूज़ किया है, जो कि प्रेजेंट टेंस में है, तो हम प्रेजेंट टेंस का ही वर्ब यूज़ करेंगे, इज़। क्रिटिकल फीडबैक अप्रिशिएटेड, यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा वर्ब का, बाय यू। तो दिस वन इज द राइट वन। अब यहाँ पे देखिए बीइंग लगा दिया इनने, मतलब कंटिन्यूस में डाल दिया, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे हैड डाल दिया तो परफेक्ट में डाल दिया। वॉज क्रिटिकल फीडबैक यहाँ पास्ट में डाल दिया, तो ये नहीं होगा। मैं प्रेजेंट में दिया हुआ था तो हमको प्रेजेंट में ही चेंज करना है। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अब हमें देखना है कि इसका सेम मीनिंग क्या होगा, मतलब सिनोनिम भी फाइंड करना है हमको, है ना। फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, कोई भी चीज़ जो इन्फेक्शन से फ्री हो उसको क्या बोलते हैं, इम्यून बोलते हैं ना। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए आपकी बॉडी का, तो आप डिसीज से दूर रहते हैं, या आपकी बॉडी में डिसीज से फाइट करने का जो पावर रहता है, एनर्जी रहता है, वो ज़्यादा रहता है। तो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन मतलब इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इम्यून सिस्टम, इम्यून। दिस वन इज द राइट वन। बाकी के मीनिंग क्या है वो भी देख लेते हैं हम, वो क्या आपकी अच्छी होगी इससे। इमोलेट, इमोलेट मतलब होता है नष्ट कर देना, किसी चीज़ को कंप्लीटली ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना, इमोलेट। इसका मतलब मेनली किस फॉर्म में करना है नष्ट, उसको जलाकर, जलाकर किसी भी चीज़ को नष्ट कर देना, वो होता है इमोलेट। इनॉक्यूअस मतलब होता है
नुकसान ना पहुंचाने वाला, कोई भी चीज़ जो आपको हार्मफुल ना हो, आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए हानिकारक ना हो, है ना, वो जो नुकसान ना पहुंचाए, नुकसान ना दे, इनॉक्यूअस, ओके, जो आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। इमोबाइल मतलब होता है जो मूव ना हो, स्टेबल हो, है ना, कोई भी चीज़ स्टेबल है तो वो इमोबाइल है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन देयर करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। मीनिंगफुल पैराग्राफ फॉर्म करना है इसका। यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन में हमको डी और ए ही दिया हुआ है, मतलब बी और सी से कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं होगी, हम डी और ए में ही पहले रीड करते हैं। पहले डी रीड करते हैं। द मून द अर्थ सोल नेचुरल सैटेलाइट है, जो मून क्या है, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, इज अवर कॉन्स्टेंट कंपेनियन सॉरी, इज अवर कॉन्स्टेंट कंपेनियन। एंड ए में क्या दिया हुआ है, इट फॉर्म्ड सम 4 पॉइंट। अब देखिए इट फॉर्म्ड दिया हुआ, किस चीज़ के लिए इट फॉर्म यूज़ किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए इट यूज़ किया जा रहा है हमको पता नहीं है, तो हम डी से स्टार्ट करेंगे। दिस वन इज द फर्स्ट वन सेंटेंस। द मून अर्थ सोल नेचुरल सैटेलाइट इज अवर कॉन्स्टेंट कंपेनियन। इट हैज़, उसमें क्या है, इट हैज़ सर्कल्ड अवर प्लैनेट फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, कवर करके रखा, उसने सर्कल करके रखा हुआ है हमारे अर्थ को। Then, but its position in modern night skies stems from tumultuous past। इसके बाद लास्ट वन हो जाएगा, इट फॉर्म सम 4.5 बिलियन अगो। कब बना था सैटेलाइट ये हमारे अर्थ का, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, व्हेन द सोलर सिस्टम वाज इन इट्स बिगनिंग, ओके। सो ये वाला सही इसका अरेंजमेंट है। अच्छा इसमें देखिए नेक्स्ट वाला था डी बी ए सी, है ना, तो डी बी तो हमने अरेंज किया, देखिए डी से मून का हमने इंट्रो दिया, सैटेलाइट है हमारे अर्थ का। फिर बी इट हैज सर्कल्ड हो गया। फिर बट इट्स पोजीशन, यहाँ पे कंट्रास्ट बट डायरेक्ट हम नहीं डाल सकते, पहले हमको ये एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे इट फॉर्म सम, ये 4.5 बिलियंस अगो, है ना, लास्ट में हम पूरा इसका दे रहे हैं कहाँ कब स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था। तो इसमें जो है ये ऐसा अरेंजमेंट इसलिए ये वाला नहीं किया गया है। ए में लास्ट में हम पूरा कंक्लूड कर रहे हैं उसको, कब स्टार्ट हुआ था, कब से वो हमारे अर्थ को कवर करके रखा हुआ है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें स्पेलिंग हमको चेक करना है कौन सा सही दिया हुआ है। ब्रिलियंट, स्पिरिचुअल, विलन, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब होता है कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे हमें करेक्टली स्पेल्ड करना है। तो स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल की स्पेलिंग सही है। Identify the segment in the sentence which contains the grammatical error for the given option. I was there to shoot a story about island restoration in the east coast of Africa in Indian Ocean. I was there, इसमें तो कोई error नहीं है। To shoot a story about island restoration, तो इसमें भी कोई error नहीं है। In the east coast, ये भी सही है। Shoot a story भी सही है। In ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड द इंडियन ओशियन आएगा यहाँ पे, इन इंडियन ओशियन नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पे ये वाले में एरर है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप करना है हमको इसमें। टू मच शुगर, बहुत ज़्यादा शुगर आप लेंगे मीठा, कैन लीड टू वेट गेन, जिससे आपका वेट बढ़ेगा। कॉजेज टूथ डिके एंड इंक्रीजेज द डैश ऑफ डायबिटीज़, और जिससे आपका जो दांत है वो खराब होंगे। और इंक्रीजेज द डैश ऑफ डायबिटीज़, किस चीज़ का बढ़ेगा, देखिए केयर तो बढ़ेगा नहीं, डायबिटीज़ है तो सम बढ़ेगा नहीं, ऑब्जेक्ट बढ़ेगा नहीं, रिस्क, रिस्क बढ़ जाएगा आपको ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटिक होने का, है ना, डायबिटीज़ का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बिजियर मतलब होता है कोई भी चीज़ अजीब, अजीब या जो कहना चाहिए अनयूजुअल, इसका हो जाएगा सिनोनिम। अजीब हो, जो नॉर्मली ना देखने को मिले, वो होता है बिजियर। अनयूजुअल, ऑर्डिनरी मतलब होता है जो चीज़ हमें साधारण रूप में नॉर्मली देखने को मिलती है, तो वो हो जाता है ना। तो बिजियर का मतलब होता है अनयूजुअल, अजीब।
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस इज गिवन इन ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हमको देखना है डायरेक्ट में दिया या इनडायरेक्ट में दिया, उसको फिर चेंज करना है। देखते हैं। आई नो वॉट यू फाउंड इन द माउंटेन टनल्स, ही सेड टू मी। तो ही सेड टू का हमेशा इसमें कन्वर्ट होता है टोल्ड मी। हाँ, ही टोल्ड मी दैट ही, नो किस में दिया हुआ है हमें, प्रेजेंट में दिया हुआ है, ये प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट में। न्यू का क्या हो जाएगा, न्यू। वॉट आई हैड, अब यहाँ पे देखिए फाउंड दिया हुआ है, फाइंड फाउंड फाउंड होता है, हाँ फाइंड फाउंड फाउंड होता है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी है वर्ब की, तो सेकंड फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है हमेशा, पास्ट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए आई हैड फाउंड इन द माउंटेन टनल्स, हैड फाउंड आ गया मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट में, तो दिस वन इज द राइट वन। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे, एक बार चेक करते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नोन, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट को इन्होंने पास्ट परफेक्ट में कर दिया, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, दो पास्ट परफेक्ट कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते। ही टोल्ड मी दैट ही न्यू वॉट आई फाइंड, यहाँ पे देखिए ये फाइंड, फाइंड को प्रेजेंट में डाल दिया, ये भी नहीं होगा। ही टोल्ड मी दैट ही न्यू वॉट आई फाउंड इन द माउंटेन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पास्ट में ही न्यू कर दिया इन्होंने, यहाँ पे हमें इसको चेंज करना है। ही न्यू वॉट आई फाउंड, यस फाउंड को कन्वर्ट नहीं किया इन्होंने पास्ट परफेक्ट में, तो ये वाला इज द राइट वन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मेनली एक्टिव पैसिव में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि क्या डिफरेंसेस होते हैं और हमें कैसे ऑप्शंस को चेक करना होता है, कैसे हमें दिख जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ें तो होनी ही नहीं है। ओमिट करना आप सीख गए ना ऑप्शन से, तो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। चाहे आपको पूरा कंप्लीटली सेंटेंस आपको एरर नहीं पता लग रहा हो, लेकिन अगर आप ओमिट करना सीख गए ना तो आप करेक्ट आंसर फाइंड कर ही लेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आर सेंटेंस हैज बीन गिवन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में हमें दिया है, देखना है हमें और हमें उसको चेंज करना है। द न्यू टीचर सेड टू राधिका व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द क्लास, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब एक टीचर है वो पूछ रही है, ऑर्डर टाइप का कर रही है ना, तो ये इंपेरेटिव में जा रहा है। द न्यू टीचर आस्क्ड, है ना, पूछ रही है तो आस्क्ड डालेंगे, राधिका वाई आर यू डिस्टर्बिंग है, यहाँ पे देखिए आर यू डिस्टर्बिंग, प्रेजेंट है और कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे प्रेजेंट का पास्ट में जाएगा, वाई शी वॉज डिस्टर्बिंग द क्लास। प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया हुआ तो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, वाई शी वॉज डिस्टर्बिंग द क्लास, ये सही है। और द न्यू टीचर आस्क्ड फ्रॉम राधिका वाई शी हैड बीन, पास्ट परफेक्ट उसमें जा रहा है तो उसमें नहीं जाएगा। वाई वॉज शी डिस्टर्बिंग, यहाँ पे देखिए शी को पहले प्लेस करना था, तो यहाँ पे मिसप्लेस वर्ड्स हैं तो ये भी नहीं होगा। द न्यू टीचर एंक्वायर्ड तो होगा ही नहीं, एंक्वायर मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना, है ना, या वैसे इंक्वायरी टाइप होता है ना, पूछते हैं, पूछताछ करना, उस वे में चीज़ें नहीं जा रही क्योंकि क्लास का एटमॉस्फेयर वैसा नहीं है, तो यहाँ पे ये वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं, और अबाउट डाल दिया इन्होंने। एक्स्ट्रा वर्ड्स कभी भी ऐड नहीं होते हैं, जो गिवन है सिर्फ हम उसको ही फॉर्म करते हैं। सो दिस इज़ द टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। आप लोग कमेंट कुछ करते नहीं हैं तो मुझे आपके व्यूज़ पता नहीं चल रहे हैं कि आप लोगों को मैं जो आपको देना चाह रही हूँ कंटेंट में, जो भी चीज़ आपको समझाना चाह रही हूँ, आप तक वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है। आपके जो एग्ज़ाम है चल रहे हैं अभी, उसके लिए मैं इतना ये चीज़ डाल रही हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको समझ में आए कि व्यापम किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें उससे कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। ये सब प्रैक्टिस का ही गेम है। PQRS हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कमांड अच्छा होगा और चीज़ें आपकी क्लियर होना चाहिए। डाउट क्या ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों हुआ, या मुझसे गलत क्यों हुआ, क्या चीज़ मैंने गलत कर दी, ये वर्क कैसा आ रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें, थोड़ा सा मुझे भी उससे एनकरेजमेंट मिलता है, और थोड़ा सा अपने व्यूज़ दें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट प्लेस करें। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कनेक्ट रहें और देखते रहें ऐसी वीडियोस लेक्चर्स। थैंक यू।